नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो बहराइच हिंसा से जुड़ी है। खबर यह है कि बहराइच के गुनहगारों का हिसाब होने लगा है। आपको बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। ये मुठभेड़ नानपारा कोतवाली के बाईपास पर हुई। आरोपी सरफराज अपने एक साथी के साथ नेपाल भागने की फिराक में था, तभी ये मुठभेड़ हुई और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिन आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू बताया जा रहा है। वहीं एडीजी अमिताभ यश ने कहा है कि मुठभेड़ में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है। वे सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश करती है। तो लगातार बहराइच हिंसा के गुनहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही थी और एक कामयाबी मिली है प्रशासन को। बहराइच हिंसा के गुनहगार का हिस्सा पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ है। पहले से थी साजिश की तैयारी। छत पर इकट्ठा किए गए थे पत्थर। बहराइच हिंसा पर 10 खुलासे हम आपको बता रहे हैं। छत पर इकट्ठा किए गए थे पत्थर, कांच की बोतल छत पर रखी गई थी। तो बहराइच हिंसा पर 10 अहम खुलासे। पहले गाने का विरोध किया गया, मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव किया गया, हंगामा किया गया। ये सब पहले से प्री प्लान्ड था। प्रतिमा पर ईंट पत्थर फेंके गए थे। बहराइच हिंसा पर 10 अहम खुलासे। गोलीबारी में रामगोपाल की हत्या की गई। वहीं हत्या के बाद इलाके में तनाव लगातार दिखा और 10 अहम खुलासे। प्री प्लान ये पूरी पटकथा थी। तो गुनहगारों का हिसाब होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इस पूरे मामले पर सियासत भी तपती हुई नजर आई। हालांकि अब एनकाउंटर में 2 मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर किया गया, सरफराज और तालिब का। तो सबसे बड़ी खबर बहराइच को लेकर सामने आ रही है। बहराइच के गुनहगारों का हिसाब होने लगा है। आपको बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम लोग सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे न नाम बताते न कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना
ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। हमें चाहिए जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जलाकर के खाक कर दी। जी दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जलाकर के खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस कर के औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रकार से रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस ऐसा सबूत है? क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो उस पर कोई भी वक्तव्य करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बहराइच में जिस प्रकार से कोहराम और बहराइच जल रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं, प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वहां पर शांति स्थापित करें। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। इसमें भी मैं कहता हूँ क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरा फेल्योर था। और उसके बाद कई घंटे तक बहराइच में आगजनी होती रही। वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया। कस करके वहां पर आग लगी और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि 2 काउंटर किए हैं। तो दोषी इसमें पूर्ण रूप से वहां की पुलिस प्रशासन है, जिसे मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति को विसर्जन करने के लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं करी गई और पुलिस के अभाव के कारण से ये हिंसा घटना वहां पर हुई। इसके लिए ये पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो, हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और कुंवर दिवाकर हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं। कुंवर, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि 2 मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया है, 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, क्या कुछ जानकारी? गत दिनों जो है महासी महाराजगंज में जो है दंगा हो गया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, एक घायल हो गया था। जिसमें से एफआईआर हुई थी 10 लोगों को, 4 नामजद थे। 4 नामजद में से 5 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, तो 6 अज्ञात थे। 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से 2 नेपाल भागने की फिराक से नानपारा पुलिया नेपाल बॉर्डर के पास नाहर के पास मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में थानाध्यक्ष हरदी, कमल शंकर चतुर्वेदी, थानाध्यक्ष गौड़ी, सूरज कुमार राणा, इनको लाते हुए कान पे ला रहे हैं। यह वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनके पैरों में हाथ फराई किया गया, पुलिस की भाषा में इसको हाथ फराई कहते हैं। जिला अस्पताल में इनको घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल छावनी में तब्दील हो गया है। मामला तनाव है, कहीं न कहीं फोर्स बढ़ा दी गई। शहर के अंदर काफी तनाव व्याप्त हो गया है। दोनों लोगों का हाथ फराई हुआ, 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, इस पूरे मामले के बाद, इस एनकाउंटर के बाद, हाफ एनकाउंटर के बाद लगातार सियासत भी तेज है और लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके से एनकाउंटर कराती है और इसका नया नाम दे चुकी है, हाफ एनकाउंटर। बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसमें गोपाल मिश्रा को गोली लगी, मौत होती है। इसके बाद आग भड़क गई, जिस पर विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़ा करता रहा। लेकिन योगी सरकार ने एक्शन शुरू किया
और एक्शन दो तरह का हुआ है। एक एक्शन ये हुआ कि इस मामले में जो भी लापरवाह थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और दूसरा एक्शन यह रहा कि योगी की पुलिस यानी कि एसटीएफ और यूपी पुलिस जो आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करते नजर आए। आज की बात करें तो यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की कार्रवाई में नेपाल भागने की फिराक में तालिब और समेत 2 लोग का हाफ एनकाउंटर हुआ, जिससे 5 लोग इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए हैं। कहा जा रहा है कि यह लोग नेपाल भागने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ जो इनकाउंटर हुआ दोनों आरोपियों का, इस मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक तरह से शाबाशी दी है यूपी पुलिस को और कहा है कि जिस तरह से यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया पुलिस की तरह से, पुलिस ने जान जोखिम में डालकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। और वहीं दूसरी तरफ अब जो आरोपी है उन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है पुलिस, रासुका लगाया जाएगा। लेकिन जैसे ही एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर की खबर आई, इस मामले में सियासत भी पूरी तरह से तेज हो चली। बिल्कुल दिवाकर, ये भी कहा जा रहा है कि लगातार यूपी पुलिस, एसटीएफ नेपाल के पुलिस और अधिकारियों के साथ संपर्क में थी, उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार बहराइच पुलिस एसटीएफ नेपाल करीब बहराइच से सटा हुआ है, 40 किलोमीटर दूर पर है, जहां जो है नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में थी और जो आरोपी थे इनकी रिश्तेदारी भी नेपाल में थी। लोग नेपाल भाग भी चुके थे, पता चला था। फिर नेपाल कुछ लोग भागने वाले थे, तो इन भागने की फिराक में पहले से घात लगाया बैठी थी कहीं न कहीं से इनपुट लेकर, और रास्ते में मुठभेड़, नहर के पास जंगल है, जंगल पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जो है पुलिस पर फायरिंग हुई। पुलिस ने जवाबी फायर में जो है दोनों पैर पर गोली मारी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। इसमें थाना अध्यक्ष कर दी, थाना दौड़ी कंधे पर लाते हुए दोनों लोग को लाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिल्कुल, आपसे किस स्थिति में, किस परिस्थिति में मुठभेड़ की स्थिति बन जाती है? और क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि पहले से ही ये सभी आरोपी बंदूक को लोड करके रखे हुए थे। देखिए सुरती, लगातार यूपी पुलिस का ऑपरेशन जारी था बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में, और 52 लोगों को यूपी पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन कर गिरफ्तार भी किया था। आज जो सूचना मिली थी बेहद महत्वपूर्ण सूचना थी। एसटीएफ और यूपी पुलिस को सूचना मिली कि 5 आरोपी जो नामजद हैं इस मामले के, वह नेपाल भागने की फिराक में हैं, और वह लोग जो बंदूक थी जिससे हत्या हुई थी राम गोपाल मिश्रा की, वह भी लोडेड रखे थे, और वह बंदूक के साथ नेपाल निकलने वाले थे। लेकिन सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई। जब पुलिस पहुंची है तो वहां पर उसी बंदूक से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाब में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें तालिब और सरताज को गोली लगी, पैर में गोली लगी और वह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और सोशल मीडिया पर यह एक वीडियो भी ऐसा एक वायरल हो रहा है जिसमें वह अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। दोनों जो हाफ इनकाउंटर में घायल हुए हैं और कह रहे हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से साफ तौर पर कहा था राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद की यह अक्षम्य अपराध है, इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई की बात करें तो लगातार बदरियों और दंगाइयों के धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। एनकाउंटर हुआ, उसमें अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल इस कार्रवाई के बाद आसिफ उन्होंने जुर्म भी कबूल कर लिया है, क्योंकि इस तरीके का एक वीडियो भी सामने आया। दिवाकर, क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि एनकाउंटर में घायल बताए जा रहे हैं अभी हालात इन दोनों आरोपियों की? हालात इनके लगभग सामान्य है। इनके पैर में गोली लगी है। इनको नानपारा सीएचसी में इलाज के बाद भारी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया गया है, जहां जिला अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वहाँ सीआरपीएफ पीएचसी काफी लगा दी गई है। काफी भीड़ है, गामा गामी का माहौल है। शहर में भी पुलिस बढ़ा दी गई, कोई किसी प्रकार का तनाव न हो। और दूसरी तरफ जो है काफी जो है मौलाना और जो नेता लोग अपील भी कर रहे हैं कि किसी तरह को सांप्रदायिक बवाल न हो, मामला शांत हो। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से कार्रवाई की गई, पुलिस के साथ पहले मुठभेड़ होती है, ऐसे में जो आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया गया था किस हद तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से राम गोपाल मिश्रा के परिजन मिले थे और साफ तौर पर वह उन्होंने मांग किया था कि इस मामले में कड़ा एक्शन लिया जाए, यूपी पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाए।
जिस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भरोसा दिया था कि जो भी दोषी हैं उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं बिल्कुल दोषियों को कतई बख्शा ही जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कह दिया था, और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। बहुत शुक्रिया आसिफ और कुंवर आपका, आप दोनों ही निगाह बनाए रखिए। तो हिंसा, बहराइच हिंसा में जिस तरीके से तनाव हुआ, उसके बाद से गुनहगारों का हिसाब भी होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आज मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद 2 आरोपी हाफ एनकाउंटर में घायल हुए। 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई राज खुलने अभी बाकी है। हालांकि कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं बहराइच हिंसा से जुड़े हुए। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते हैं आगे। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट का यह मामला है। 13 नवंबर को नहीं होगा मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव। हाईकोर्ट अब 15 दिन बाद करेगा केस की सुनवाई। पूर्व विधायक की केस वापस लेने की अर्जी पर हुई बहस। पूर्व विधायक गोरखनाथ का यह आरोप है। हालांकि याचिका लेने पर आज सुनवाई थी और अब 15 दिन बाद अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट अब 15 दिन बाद करेगा केस की अगली सुनवाई। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक की केस वापस लेने की अर्जी पर बहस हुई, जिसके बाद अब 15 दिन बाद इस केस की अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में अब 13 नवंबर जब 9 सीटों पर उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा, नहीं होगा 13 नवंबर को चुनाव। देखिए, मुझे बताना नहीं है, जो समाजवादियों ने काम किए उससे बेहतर काम करके जनता को सुविधा देने का काम करेंगे। उसकी बदलाव ये आप मुझसे बेहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचाप पूछ लेना, और आप नाम डिस्क्लोज मत करना, और ये पूछना कि किस सरकार में पुलिस के लिए काम अच्छे हुए। तो योगी जी से क्यों नहीं पूछने जा रहे हो शराब कैसे जा रही है बिहार में? अगर बिहार में शराब जा रही है, हमारा पत्रकार साथी कह रहा है यूपी से जा रही है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को पता होगा कैसे जा रही है। और अब तो बीजेपी के समर्थन की सरकारें दोनों तरफ है। बिहार में बीजेपी के समर्थन की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बॉन्डिंग अच्छी चल रही होगी, इसी वजह से शराब। तो अयोध्या के मिल्कीपुर सीट का ये पूरा मामला है। 13 नवंबर को अब नहीं होगा चुनाव। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि आज सुनवाई के बाद हो सकता है कि कुछ क्लियरिटी आ जाए, लेकिन अब 15 दिन बाद अगली सुनवाई होनी है। केस वापस लेने के लिए पूर्व विधायक गोरखनाथ गए थे, लेकिन अब सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 15 दिन बाद की जाएगी। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। अनिल जी, जिस तरीके से लगातार मिल्कीपुर सीट पर सियासत तेज थी, अब 15 दिन बाद फिर से इस याचिका पर सुनवाई होनी है। 15 दिन के बाद तारीख दी गई है। ऐसे में क्या कुछ स्थिति आगे बनने वाली है? देखिए, आज हाईकोर्ट में जो है मिल्कीपुर सीट को लेकर सुनवाई थी। गोरखनाथ हैं, उनकी तरफ से अर्जी दी गई थी, उस पर बहस हुई, लेकिन जो तस्वीर आ रही है उसमें जो है विपक्ष के तरफ से भी वकील जो है वो पहुंच गए। उन्होंने इसका विरोध जाहिर किया, आपत्ति जाहिर की कि जब चाहें तब आप अर्जी डाल दें, रिट कर दें, और जब चाहें अपनी सुविधा के अनुसार रिट वापस ले लें। हालांकि मूड जो अदालत का था वो रिट लेने के स्थिति में था, लेकिन जब विरोध होने लगा, एक वकीलों की लंबी संख्या जब वहां पहुंच गई, तो फिर अदालत ने उसमें 15 दिन की डेट लगा दी है। जो भाजपा के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं गोरखनाथ बाबा, उनका कहना है ये जो वकील खड़े किए गए ये अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने खड़े किए, और उन्होंने ही, उनके कहने पे ही रिट वापसी का जो है वो विरोध हुआ है, और इसी कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर अब चुनाव नहीं होता है मिल्कीपुर में, तो पूरी जिम्मेदारी जो है वो समाजवादी पार्टी की है, और वहां अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की है। इस तरह का आरोप लगाया है भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ। बिल्कुल, ऐसे में क्या कुछ, क्योंकि 15 दिन बाद अगली सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ उस सुनवाई से निकलकर सामने आ सकता है? देखिए श्रुति, आज 17 तारीख है और 15 दिन बाद सुनवाई होगी, तो तारीख हो जाएगी 2 नवंबर हो जाएगी, और मिल्कीपुर में चुनाव है 13 नवंबर को अन्य सीटों पर।
उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव की 9 सीटों पर तारीख है वो 13 नवंबर को होना है, तो शेष बचेंगे 9 दिन। हाई कोर्ट देखते उसमें क्या करता है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट उनकी अर्जी को स्वीकार भी करता है तो ये मामला फिर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन जाने में भी वक्त लग सकता है। फिलहाल अब ये आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो 13 नवंबर को चुनाव होगा उसके साथ जो है मिल्कीपुर का भी चुनाव होता दिख नहीं रहा है। ये कयास ज्यादा संभावना है। इसके लिए अब एक अलग से तारीख निर्धारित होगी, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही है। तो इकलौती उत्तर प्रदेश की सीट मिल्कीपुर हो सकती है जहां पर एक अलग तारीख इलेक्शन कमीशन को देना पड़े और फिर चुनाव कराना पड़े। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासत तेज है, ऐसे में अब 15 दिन बाद तारीख रखी गई है, यानी कि 2 नवंबर को सुनवाई होगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सुनवाई में क्या कुछ फैसला सामने आता है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हाईकोर्ट 15 दिन बाद करेगा केस की सुनवाई। मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार सियासत तेज है। कलें लगाई जा रही थी कि आज सुनवाई के बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है और हो सकता है कि 13 नवंबर को ही मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव करा दिया जाए, लेकिन 15 दिन बाद यानी कि 2 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट की तरफ से ये बातें सामने आई है, फैसला लिया गया है और बहस के बाद कोर्ट की अगली तारीख तय कर दी गई। खबरों बढ़ते आगे। बिहार के 16 गांव में जहरीली शराब से अब तक महिला समेत 36 लोगों की मौत हो चुकी है। सिवान में 3 और सारण में 2 लोगों की मौत हुई है। सिवान में 26 और सारण में 10 लोगों की जान जा चुकी है। सिवान में 14 अक्टूबर से मौत का सिलसिला शुरू हुआ है। सिविल सर्जन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले लोगों में छपरा के 8 लोग शामिल है। राजद ने सरकार के काम पर तंज कसा है। उनका कहना है कि सरकार अब तक जहरीली शराब पर लगाम नहीं लगा सकी। डीएम मुकुल गुप्ता ने कहा है कि जिला प्रशासन ने हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। निषेध और आबकारी विभाग के अधिकारियों की एक टीम भी इस मामले की जांच करेगी। जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 24 मौतों की पुष्टि हुई है। सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 4। सारण जिला का मशरक क्षेत्र और सिवान जिला का भगवानपुर बाजार क्षेत्र मुख्य तौर पर प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही एसपी डीआईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। क्या कहूं, इतना दुर्भाग्यपूर्ण और ये हादसे बार बार हो रहे हैं। संभवतः न जाने कितनी बार आपको भी गिनती याद नहीं होगी कि आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं। जिन घरों के चिराग गए, अब कोई व्यक्ति आएंगे और मीडिया को कहेंगे कि को ना छोड़ा जाएगा ना बख्शा जाएगा, रटी रटाई चीजें। ये पूरा एक सिंडिकेट है। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, उससे ज्यादा की खबर है मैं। ये एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है शराबबंदी के नाम पर, और उस सिंडिकेट वो बहुत ताकतवर है, रसूखदार लोगों तक पहुंचा। सरकार अक्षम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब आप कल्पना करके देखिए, रोंगटे सिहर जाते कहां ले आए हैं। और ये बार बार की छवियां, बार बार। इसलिए लगातार जो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं फल फूल रहा है ये उद्योग के रूप में। इट्स एन इंडस्ट्री। सिंडिकेट जो है ये एक इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया है, सब कुछ अंडरग्राउंड। देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो राहिनीपुर है वहां पर ऐसी घटना सामने आई जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहां पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहां के एलटीएफ प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश जो कि घोल होता है उसको भी नष्ट किया गया है और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है
उनके क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी उस पर जो है लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस और उत्पाद विभाग के साथ मिलकर के इस पे निगरानी की जा रही, इसमें और अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें FIR दर्ज किया गया है मशरक थाना में, जिसमें कि 8 नामजद अभियुक्त हैं और इसमें जो है अन्य प्राथमिक अज्ञात अभियुक्त हैं। दुखद है और ये कहा जा सकता है कि जो शराबबंदी की जो नीति नीतीश कुमार की सरकार ने लाया था वो पूरी तरह विफल है। एक तरफ वहाँ शराब को लेकर कई माफिया उभर कर सामने आए हैं और वहाँ शराबबंदी तो हुई नहीं पूरी तौर पर, आज भी वहाँ होम डिलीवरी हो रही है। जो गरीब हैं, जो बेचारे इंग्लिश शराब की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, वो इसी तरह जो जहरीली शराब है वो पीने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए, शराब पी करके जो लोग, जिन लोगों की डेथ हुई, दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और कि यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया। निश्चित है कि शराब बिक रही है, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पे लोग पी के डेथ होती थी, आज उस पर बड़ा विराम लगा है। तो अब वहाँ शराब बंद है तो फिर पिए कैसे? सवाल तो सरकार के ऊपर ये भी उठ रहा है कि जब शराब आपने बंद कर रखी है तो शराब मिली कहाँ उनसे कि वो शराब पी करके उनकी डेथ हुई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।